गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा कि जो आज का टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। और ये जो आपका टॉपिक है ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 है। यानी जो आपका फर्स्ट यूनिट का जो आपका चैप्टर 3 है वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले कि आपने 2 क्लासेस देखी होंगी जिसमें मैंने पहला जो आपका चैप्टर है वो है मौर्य काल या मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया गुप्त वंश या गुप्त काल के बारे में। आज ये आपका तीसरा टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो पहला वीडियो आपको दिया था, दूसरा वीडियो आपको दिया, एकदम स्टोरी बेस यानी कहानी के माध्यम से आपको चीज़ों को बताया और एंड में मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेरा मकसद ये है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर क्या चीज़ें भूल गए हैं या कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं या आप क्या चीज़ें वहाँ पर याद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के बाद भी मैं आपको कराऊंगी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लेकर आई हूँ जिससे आपकी चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आंसर लाने का मतलब मेरा यही है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको डीएलएड से संबंधित सारे सब्जेक्ट के आपको क्लासेस देती हूँ। जो भी आपके सब्जेक्ट छूट गए हैं वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुन लोगे कहीं किसी तरीके का डाउट या किसी तरीके की समस्या आपके मन में नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, वर्धन वंश, बहुत से लोग कहते हैं वर्धन वंश की स्थापना जो है, वर्धन वंश जो है वो शुरू कर दिया हमारे। यहाँ पर जो मेन जो मकसद है वो यहाँ पर जो है वो हर्षवर्धन के बारे में आपके डीएलएड में पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये हर्षवर्धन जो है ये कब आए और ये कहाँ से इनका शासनकाल शुरू हुआ, उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है इसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो खुद ही पुष्यभूति था, उसी के नाम पर इसका ये वंश पड़ा, ये पुष्यभूति वंश पड़ा। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और इसकी जो राजधानी है वो थानेश्वर में है, जो अभी वर्तमान समय में हरियाणा कहलाई जाती है। तो उस समय ये थानेश्वर कहलाई जाती थी, किसकी? पुष्यभूति की राजधानी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर रहेगा पुष्यभूति। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? थानेश्वर, जो इस समय का वर्तमान है हरियाणा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हमारे आए प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन से के बाद ही हमारे हर्षवर्धन का काल शुरू होता है। तो प्रभाकर वर्मन जो थे इनकी 3 संतानें थीं, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। ठीक है, 3 संतानों में एक इनको बेटी थी और 2 बेटे थे। बेटी का नाम था राजश्री, बेटे का नाम था राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर जो हमारे हर्षवर्धन हैं ये प्रभाकर वर्मन के ही क्या थे? पुत्र थे। तो प्रभाकर वर्मन की कितनी संतानें थी? 3 संतानें। बार बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ और आप समझते चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से सुनते चलिए और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरे साथ साथ बोलते भी चलिएगा। तो प्रभाकर वर्मन की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। कौन? राजश्री, राजवर्मन, राजवर्धन और क्या है? राजवर्धन के बाद कौन आते हैं? आपके हर्षवर्धन। ठीक है, राजश्री जो थी ये प्रभाकर वर्मन की पुत्री थी और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से किया गया था। किससे हुआ था इनका विवाह? कन्नौज शासक के ग्रहवर्मा से हुआ था। सभी ये आपके जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से सुनते चलिएगा, ये सभी यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब हमारे राजवर्धन जो हमारे क्या हैं? प्रभाकर वर्धन के बेटे हैं। तो राजवर्धन जो है ये राजश्री के पति की मृत्यु के बदला लेने हेतु देवगुप्त को मारा इन्होंने।
यानी कि जो सबसे पहले हम पॉइंट ये लिखेंगे कि राजवर्धन जो है ये प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, उनके पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजश्री के पति, राजश्री कौन थी, इनकी बहन थी, राजवर्धन की बहन कौन है, राजश्री। और राजश्री के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए, यानी राजश्री के पति की मृत्यु कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था और राजश्री को कारागार में डाल दिया गया था, यानी उनको जेल में डाल दिया गया था। तो राजश्री जो थी इनकी, यानी जो बहन थी, उनके पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने देवगुप्त को मारा। किसको मारा, देवगुप्त को मारा। देवगुप्त के मित्र शशांक ने राजवर्धन को मार डाला। जब राजवर्धन को जब हमारे जो देवगुप्त हैं, इनको किसने मारा था, इनको शशांक, इनको जो है वो राजश्री के पति को इन्होंने मार दिया था, जिसकी वजह से देवगुप्त को किसने मारा, देवगुप्त के मित्र को शशांक ने राजवर्धन को मार डाला। ठीक है, यानी देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा और राजवर्धन को देवगुप्त के मित्र शशांक ने मारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो थे ये इनके दूसरे पुत्र थे। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद कौन शासक पर बैठा, हर्षवर्धन। अब यहाँ से शुरू होता है हर्षवर्धन का शासनकाल। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो गुप्त काल जो था, इससे पहले का जो टॉपिक था गुप्त काल या गुप्त वंश के हमने बारे में पढ़ा। तो जब गुप्त वंश की जो उनके जो दुर्लभता के कारण क्या हुआ, वर्धन वंश जो है उन्होंने क्या की, अपनी शुरुआत करना शुरू कर दी, यानी गुप्त वंश जो है वो क्या होगा, खत्म हो गया उन अपनी दुर्लभता के कारण, जिसकी वजह से आपका क्या है, वर्धन वंश जो है शुरू हुआ। तो वर्धन वंश की जो शुरुआत है वो हमारे पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश की स्थापना यहीं से हुई, क्योंकि इसकी स्थापना जो है पुष्यभूति वंश की पुष्यभूति ने खुद की थी। उसके बाद हमारे कौन आए थे, उसके बाद पुष्यभूति के बाद हमारे आए प्रभाकर वर्मन। ठीक है, पुष्यभूति के बाद हमारे कौन आए थे, प्रभाकर वर्धन जी आए थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, जिसमें से एक उनकी पुत्री थी राजश्री, 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम था राजवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। राजश्री जो थी उनकी जो है शादी किसके साथ हो गई थी, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ हो गई थी। अब कन्नौज के शासक जो ग्रहवर्मा है, इनको क्या किया गया था, इनको जो है देवगुप्त ने क्या किया था, मार दिया था। तो राजश्री के पति की हत्या कर दी गई थी और हत्या की वजह से फिर राजश्री को कारागार में डाल दिया गया था। तो राजश्री की पति की हत्या का बदला किसने लिया, इनके भाई किसने लिया, राजवर्धन ने। इनके भाई राजवर्धन ने क्या किया, राजश्री के पति राजश्री के जो पति थे ग्रहवर्मा, उनका बदला इनके भाई ने यानी राजवर्धन ने किसको मार कर लिया, देवगुप्त को मार कर लिया। जब इन्होंने राजवर्धन ने देवगुप्त को मारा तो देवगुप्त के मित्र ने किसको मारा, देवगुप्त के मित्र जिनका नाम शशांक था, उन्होंने राजवर्धन को मार डाला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हर्षवर्धन का शासन शुरू हुआ, यानी हर्षवर्धन ने शासन करना शुरू किया। यहाँ पर हर्षवर्धन हेडिंग डाल दीजिएगा, इनके दूसरे भाई का नाम हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का शासनकाल यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। थानेश्वर जो अब इस समय वर्तमान समय में जिसे हम हरियाणा के नाम से जानते हैं, वहाँ का ये शासक बना। इसने क्या किया, राजवर्धन के हंता यानी राजवर्धन को किसने मारा था, शशांक ने। तो उनके जो हथियारे शशांक जो थे उनको मार डाला, यानी कि राजश्री उनकी जो बहन थी उनके पति की जो हत्या जिसने की थी उसको राजवर्धन ने मारा और राजवर्धन को जिसने मारा उसको किसने मारा, हर्षवर्धन ने मारा। ठीक है, तो शशांक को हर्षवर्धन ने मार डाला। हर्षवर्धन कन्नौज का उत्तराधिकारी न होने का कारण कन्नौज का शासक बना। उस समय वो कन्नौज का उत्तराधिकारी न होकर के वो क्या बन गया, कन्नौज का शासक बन गया। ठीक है, अब हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना गया। फिर है हर्षवर्धन ने शासक काल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। आपने मौर्य काल में पढ़ा था कि मैगस्थनीज वगैरह लिखी गई थी। ठीक है,
मेगास्थनीज पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, तो उसमें कौन आया। फिर आपने पढ़ा गुप्त वंश के काल में कौन आया। अब आपने पढ़ा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में वेन-त्सोंग कब आया था, भारत आया था। वेन-त्सोंग जो कि एक चीनी यात्री था, ठीक है। वेन-त्सोंग के प्रभाव से आकर्षक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक बना। यानी वेन-त्सोंग की चीज़ों, उनके जैसे देख देख के, उनके व्यवहार को देख देख कर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक बना, ठीक है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यानी हर्षवर्धन के बाद कोई भी हिंदू सम्राट नहीं बना, उनके बाद अगला सम्राट आया। हर्षवर्धन को इसीलिए भारत का अंतिम हिंदू यानी आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हर्षवर्धन की रचना क्या थी? रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद, ये सभी हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन का युद्ध अभियान यानी उसने अपने युद्ध का विस्तार कहाँ कहाँ किया, कहाँ कहाँ तक उसके विस्तार फैला हुआ था उसके युद्ध का, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तरी भारत अभियान, हर्ष ने कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक अपनी सीमा का विस्तार किया। यानी उसने क्या किया, कश्मीर ऐसा देश था जिसको छोड़कर उसने पूरे भारत में यानी पूरे उत्तरी भारत में अपनी सीमा का, अपने शासक का क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में देखते हैं इसने कहाँ से कहाँ तक अपना शासक चलाया। तो दक्षिण भारत अभियान में दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या हुआ, नर्मदा नदी के किनारे एक चालुक्य शासक आया। चालुक्य शासक जिसका नाम पुलकेशिन था, पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को क्या किया, हरा दिया। यहाँ से हर्षवर्धन काल का अंत हुआ। तो बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बहुत पूछा जाता है कि बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपका था। अब चलिए देखते हैं हेन-त्सोंग के बारे में, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने क्या चीज़ें दी, क्या बताया। ये हमारे हेन-त्सोंग जो चीनी यात्री थे और ये बौद्ध धर्म के थे। हेन-त्सोंग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। कहाँ पढ़ने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके किस धर्म में हुई थी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपके गुप्त वंश यानी गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। और उसी काल में आपको ये भी पता, मैंने बताया था कि आपका बाल विवाह और सती प्रथा का वहाँ पे प्रचलन हुआ था। तो ये जो हमारे हेन-त्सोंग थे ये भारत में हर्षवर्धन के काल में आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय क्यों आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। तो अगर हेन-त्सोंग के बारे में पूछा जाए कि हेन-त्सोंग के बारे में बताइए तो आप क्या लिखोगे? हेन-त्सोंग भारत में हर्षवर्धन काल के समय में आया और किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। 15 वर्ष तक भारत में रहा। फिर वो कितने साल तक भारत में रहा? 15 साल तक वह भारत में रहा। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र जी थे। यानी जब हर्ष के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय यानी हर्षवर्धन का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो थे शीलभद्र, ठीक है। तो हेन-त्सोंग ने 15 साल यहाँ रहा। हेन-त्सोंग ने क्या किया? हर्षवर्धन काल के बारे में, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, आर्थिक सभी स्थितियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि गुप्त वंश जो था यानी गुप्त वंश की दुर्लभता के कारण, उसकी कमी के कारण, उसके सभी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट होने के कारण वर्धन वंश की शुरुआत हुई। यानी गुप्त काल खत्म हो गया और वर्धन वंश की शुरुआत हुई। वर्धन वंश की शुरुआत जो है वो हमारे किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद हमारे प्रभाकर वर्धन जी आए। प्रभाकर वर्धन जी के 3 संतानें थी, जिसमें से मैंने उनके बेटी के बारे में बताया। फिर 2 बेटे थे,
ठीक है। बेटी और बेटे के बारे में बताया, जिसमें से उनका इतना विस्तार नहीं था, इतना उनका कुछ वहाँ पर एम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा जो हुआ शासन वो हुआ हर्षवर्धन का, यानी कि वर्धन वंश में सबसे ज़्यादा शासनकाल चला हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारा अपना उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में अपना विस्तार फैलाया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसुआंग नामक चीनी यात्री भारत आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी की और 15 साल तक वो यहाँ रहा। ठीक है, चलिए 15 साल तक ही रहा ना। हाँ, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो कुछ प्रश्न हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कब हुई। तो मैंने अभी आपको बताया जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना जो है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका अंत कब हुआ तो आप लिखोगे 7वीं शताब्दी में। तो 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और 7वीं शताब्दी में इसका अंत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक यानी वर्धन वंश का संस्थापक खुद ही पुष्यभूति था, इसी के नाम से पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, आपने कहाँ पढ़ा। पुष्यभूति वंश की राजधानी, जल्दी से बताइए पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, जल्दी से बताइए। देखिए मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे बता रही हूँ कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अब हरियाणा के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था। तो हमारा जो प्रथम और प्रभावशाली शासक बना वो था हमारा प्रभाकर वर्धन। यानी पुष्यभूति वंश का जो पहला और प्रभावशाली शासक कौन था, तो पुष्यभूति वंश का पहला और प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराजा अधिकार की और इन्होंने परम भट्टकार दोनों की क्या है उपाधि धारण की। ठीक है, अगला है, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। ठीक है, कितनी संतानें थी, प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, जिसमें से एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री, 2 बेटे थे जिसमें से एक का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। तो इस प्रकार इनकी 3 संतानें थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के पुत्रों का क्या नाम था। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्रों का नाम क्या था, एक का नाम था राजवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजश्री का विवाह, देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि पुत्रों का क्या नाम था। तो यहाँ पर लिखा है राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से दोनों, ए और बी। यहाँ पर होना चाहिए था ए और बी, यानी राजवर्धन और हर्षवर्धन इनके पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया, इनमें से लिखा इनमें से कोई नहीं। ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए और बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी। तो ग्रह वर्मा की हत्या जो है वो किसने की थी, देवगुप्त ने की थी। और देवगुप्त की हत्या किसने की, राजश्री के भाई राजवर्धन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है देवगुप्त को किसने मार डाला। तो देवगुप्त को उनके भाई राजश्री यानी देवगुप्त को राजश्री के भाई राजवर्धन ने मारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शशांक किस धर्म का अनुयायी था। तो शशांक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और शशांक कौन था, शशांक ने किसकी हत्या की थी, राजवर्धन की। चलिए राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा।
पहले राजवर्धन जब था तो वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद कौन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? उसका भाई यानी राजवर्धन का खुद का भाई, राजवर्धन का भाई हर्षवर्धन बैठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके किसे अपनी राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन ने शशांक को मार के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वहाँ का वो उत्तराधिकारी ना कहलाकर वो क्या कहलाया? कन्नौज का शासक बना। ठीक है, चलिए हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ? मैंने आपको भी बताया था कि किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। तो ये आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि किस नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ और उसमें हर्षवर्धन की हार हुई या उसका पराजय हुई। ठीक है, चलिए चीनी यात्री हेन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किस वर्ष भारत आया था? किस समय भारत आया था? यानी किस काल में भारत आया था? तो किस काल में आया था? 627 से 43 ईस्वी में भारत आया था। 627 से 647 ईस्वी में भारत आया था। कौन? चीनी यात्री हेन स्वांग, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और 15 साल तक वो पढ़ा था। ठीक है, चलिए 15 साल तक, यानी वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 15 साल तक वो भारत में रहा। तो ये थे आपके प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ये जो मैंने आपको कराया। तो होमवर्क जो मैंने दिया वो ज़रूर करिए। इतने अच्छे से मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, इतने अच्छे से हर तरीके से मैं आपको सोच रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको कहीं कोई समस्या या कोई डाउट ना रहे। पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को आप नहीं देख रहे हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपके सारे सिलेबस आपके एग्ज़ाम डेट से पहले कंप्लीट हो जाए और आपकी एग्ज़ाम डेट आने पर, यानी जब आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाए, उससे जैसे ही आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएं तब मैं आपका रिवीजन करना स्टार्ट कर दूं। आपकी सारी चीज़ें आप नोट्स बना लें, अच्छे से आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, हर एक टॉपिक को पढ़ लें। मैं ये सभी सोचकर आपको सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ और आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, नोट्स बना लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से हमारे ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग आए तो बहुत से ऐसे प्रशिक्षु थे जिन्होंने लास्ट में हमारी क्लासेस देखी और बोले अगर मैम मुझे ये पहले क्लासेस मिल जाती तो हम और बेटर कर सकते थे। आप इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ, बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत मोटिवेट भी किया मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे और भी अगर प्रशिक्षु हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमारी वीडियो जिन तक नहीं पहुँच सकी है उन तक पहुँच जाए, ताकि वो भी जो पहले हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु जो पछता रहे थे वो अब सेकेंड सेमेस्टर में ना उनको पछताना पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। आप अगर किसी का लाभ करोगे तो ऊपर वाला आपका भी लाभ करेगा। ठीक है, तो वीडियो को पढ़िए और समझिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी के माध्यम से एकदम से आपको पढ़ा दिया है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैंने आपको एकदम स्टोरी बेस पढ़ाया है। आपको पढ़ते ही सारी चीज़ें याद हो जाती होंगी, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ही लेकर आती हूँ कि आपको जब मेरे साथ जुड़ें, मेरे साथ पढ़ाई करें, जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको चीज़ें सारी समझ में आए और आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें, बार बार आपको उसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।